सो हेलो एवरीवन। सो डिस्कस करते हैं टॉपिक्स को। पहला टॉपिक है दैट इज़ हीट टॉलरेंट वैक्सीन के ऊपर है। वार्म वैक्सीन शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सो हीट टॉलरेंट वैक्सीन का काफ़ी सारा जो या वार्म वैक्सीन का काफ़ी डिमांड बढ़ा था बिकॉज कि जैसे कोविड का टाइम था उसमें वैक्सीन स्टोरेज की बात हो रही थी कि हम वैक्सीन को किस तरीके से हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर इट, स्टोर हम इसको किस तरीके से करते हैं। सो इसको डेवलप, क्योंकि वैक्सीन अगर जो नॉर्मल वैक्सीन है उसको अगर इफ़ यू हैव टू स्टोर तो उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। मतलब एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर तक ही आप उसको स्टोर कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या है कि हायर टेम्परेचर हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो वैक्सीन जो है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पर 4 वीक्स तक स्टोर किया जा सकता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है 90 मिनट्स तक हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई बहुत अधिक आपको कोल्ड स्टोरेज का ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपको वैक्सीन कहीं पे लेके जाना है तो उस केस में साथ में बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज वाला सिस्टम आपको साथ में लेकर जाना पड़ेगा और वो एक बहुत चैलेंज होता है। और मान लो कि जो उनको यूज़ कर रहे हैं उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ उस समय नहीं है। सो वो क्या कर सकते हैं, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी जिसमें वो प्रॉपर तरीके से अगर सपोज कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखे तो वहाँ पे वैक्सीन ख़राब हो जाएगी और अगर वैक्सीन ख़राब हो जाएगी तो वो काफ़ी नुकसान कर सकती है। सो जनरल सेंस में जो कोल्ड चेन की जरूरत, जैसे लगभग जो नॉर्मल वैक्सीन उसे आपको 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पे करना पड़ेगा, लेकिन इस वैक्सीन को काफ़ी हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर में आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक वार्म वैक्सीन का कंसेप्ट आपको देखना है। नेक्स्ट देखते हैं अमेथेरेसो पार्टिकल्स जो हैं। ये अगर आपसे पूछे कि रिसेंटली अमेथेरेसो पार्टिकल्स न्यूज़ में है तो ये क्या है कि हाई एनर्जी कॉस्मिक रे जो डिटेक्ट की गई थी 2021 के अंदर, एंड ये जो सन गॉडेस है फ्रॉम जापानीज उनके नाम पे ये रखा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये अमेथेरेसो जो पार्टिकल्स हैं ये किससे आपका रिलेटेड है तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में। सो नेक्स्ट देखते हैं दैट इज़ अमेथेरासु पार्टिकल्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिसेंटली अमेथेरासु पार्टिकल्स न्यूज़ में थे तो ये क्या है, तो ये रेयर हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज जो कि 2021 के अंदर डेटेड, मतलब यूनिवर्स से रिलेटेड है। सो ये क्यों नाम इनका रखा गया है, दैट इज़ जो जापानीज मैथोलॉजी में सन गॉड, जैसे हमारे यहाँ पे सूर्य देवता है तो उनके लिए ये शब्द यूज़ जो है ये करते हैं। सो सेकंड हाईएस्ट एनर्जी कॉस्मिक रे है कॉस्मिक रे है ना, जो कि यूनिवर्स से आ रही है, जो रिकॉर्ड की गई है। और इसमें जो एनर्जी है इसकी लगभग 240 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं। दिस पार्टिकल जो है ये पार्टिकल देखा जाए तो मिलियन टाइम मोर पावरफुल है, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज hadron कोलाइडर। लार्ज hadron कोलाइडर मतलब जो आपका फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर में एक बड़ा सा एक इंस्ट्रूमेंट बना है जो आपका रेस हाई एनर्जी रेज जो है एमिट करता है और पार्टिकल फिजिक्स या पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कहा गया है कि एक एम्प्टी रीजन है स्पेस में मिल्की वे, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है और इट्स सोर्स इज थॉट टू बी बियॉन्ड, जो मिल्की वे गैलेक्सी उसके बियॉन्ड है। डिटेक्शन जो इसका किया गया था एक टेलीस्कोप एरे प्रोजेक्ट ऑब्जर्वेटरी उठा के अंदर वहाँ पे इसका डिटेक्शन किया। तो आपको बस इसमें व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट इज़ अमेथेरासु जो पार्टिकल्स है रिसेंटली न्यूज़ में है ये कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फॉग फॉर्मेशन इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर। तो इसको आप चाहो तो बढ़िया तरीके से नोट्स बने हैं तो आप इसको रीड कर लेना। फॉग का फॉर्मेशन की अगर बात किया जाएगा, सो फॉग फॉर्मेशन के लिए आपको मॉइस्चर का ज़रूरत होता है। जो आपका फॉग बनता है उसके लिए मॉइस्चर का फॉर्मेशन जो है वो चाहिए होता है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर आपका लो होना चाहिए, ह्यूमिडिटी हाई होना चाहिए, विंड स्पीड लो होना चाहिए और एरोसोल्स प्रेजेंस होना चाहिए। एरोसोल मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनका प्रेजेंस होना चाहिए। तो सपोज करो ये छोटे पार्टिकल्स है, उन्हीं के अराउंड जो मॉइस्चर है वो आपका इकट्ठा होता चला जाएगा और यही जो मॉइस्चर है फिर बहुत सारे जब हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं फॉग की स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पे एक तरफ आपके पास लो टेम्परेचर है, उसके बाद हाई ह्यूमिडिटी है, उसके बाद लो विंड स्पीड है, ठीक है, लो विंड स्पीड्स की बात की गई और फिर जो है आपका एरोसोल्स पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एरोसोल पार्टिकल। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है इफ़ यू वांट टू लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉग फॉर्मेशन। फिर रोल ऑफ मॉइस्चर कर दें तो एक तो यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली जो एक डिस्टर्बेंस आपका मेडिटेरेनियन सी रीजन के अंदर होता है। तो दीज आर द वेदर पैटर्न जो है जो कि मॉइस्चर लेडन एयर फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन नॉर्दर्न इंडिया। तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन रीजन में सर्टेन डिस्टर्बेंस होते हैं एंड दे ब्रिंग सर्टेन मॉइस्चर। लाइक मॉइस्चर कहाँ, मतलब मॉइस्चर का सोर्स यहाँ पे क्या होता है, दैट इज़ मेडिटेरेनियन रीजन।
मेडिटेरेनियन रीजन जो आप अपने मैप में देख सकते हो, तो ये मेडिटेरेनियन रीजन में जो मॉइस्चर है वो आपका ट्रांसफ़र होता है टू द नदर्न इंडिया। अब वहाँ पे भी सोर्स ऑफ रेनफॉल के लिए हो सकता है। सो जब ये लाइक दीज डिस्टर्बेंस ऑकर ड्यूरिंग विंटर्स दे कैन लीड टू, उनकी वजह से हाई रेनफॉल भी हो मतलब रेनफॉल भी हो सकता है, इंक्रीज ह्यूमिडिटी भी हो सकता है, और ये फॉग फॉर्मेशन में भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वेस्टर्न, जैसे मान लो एक प्रश्न पूछा जाए कि फॉग फॉर्मेशन में इनमें से कौन सा वेदर पैटर्न जो है वो ज़रूरी है, मतलब सपोज कई ऑप्शंस उसमें दिए गए हैं और उसमें एक जगह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी रोल होता है फॉग फॉर्मेशन में, बिकॉज जो मॉइस्चर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जनरेट हो रहा है विंड के माध्यम से, दैट इज ट्रांसफर टू द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ट्रांसफर होता है। दीज डिस्टर्बेंस ऑकर ड्यूरिंग विंटर्स एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन एंड हाई ह्यूमिडिटी। दूसरा कहा गया कि अरेबियन सी का इन्फ्लुएंस की बात की गई है। सो जो मॉइस्चर है दे कैन फ्लो इनटू द अरेबियन सी, ठीक है, जो मॉइस्चर है इट कैन फ्लो इन फ्रॉम द अरेबियन सी स्पेशली व्हेन वेदर सिस्टम शिफ्ट। जो मॉइस्चर है वो फ्लो कर सकता है इन फ्रॉम द अरेबियन सी से जो मॉइस्चर है वो फ्लो कर सकता है। एंड है ना, तो यहाँ पे जैसे मान लो वेदर पैटर्न शिफ्ट होता है मॉइस्चर जनरेट अरेबियन सी में, तो वो मॉइस्चर आगे के साइड जो है आपका मूव करेगा, और अगर मॉइस्चर मूव करता है किसी भी जगह तो इट हैज़ द पोटेंशियल कि फॉग फॉर्मेशन आपका हो जाए। सो ये कुछ पॉइंट्स है, बाकी आप ये पीडीएफ से रीड कर लेना, ये फैक्ट्स सर्टेन फैक्ट्स आपके लिए मेंशन्ड है। फिर देखते हैं वर्ल्ड विंड ऑफ नेचर अंडरस्टैंडिंग टॉर्नेडोज एंड इम्पैक्ट। सो टॉर्नेडोज़ की बात किया जाए तो ये क्या है, मोस्ट वायलेंट स्टॉर्म है, और इसमें अगर आप देखोगे जैसे ये छोटा सा इमेज आपको दिख रहा होगा तो ये कुछ इस तरीके से टॉर्नेडोज होते हैं, है ना, एक वर्लिंग टाइप काफ़ी अधिक आपका होता है, एंड लाइक रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट एक्सटेंड फ्रॉम थंडर क्लाउड टू द ग्राउंड, मतलब ऊपर बादल से लेके नीचे ज़मीन तक और ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं। सो ये बहुत तेज़ी से, मतलब काफ़ी अगर स्पीड बहुत ज़्यादा तो ह्यूज डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। सो टॉर्नेडो जो है एसेंशियली वायलेंट रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर है, तेज़ी से जो है रोटेट करती हैं, एंड फिर ये नीचे तक मतलब पूरा बादल से लेके नीचे तक आपका है ये आपके प्रेजेंट होता है। यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपीरियंस मोर टॉर्नेडोज देन एनी अदर कंट्री, सबसे ज़्यादा जो टॉर्नेडो है यूएस के अंदर होते हैं, ये ध्यान में रखना है। अगर इसके फॉर्मेशन के लिए बात किया जाए तो यहाँ भी वार्म ह्यूमिड एयर, मतलब गर्म हवा और ह्यूमिड हवा ऊपर की तरफ जाती है, और कूल ड्राई विंड वो नीचे की तरफ जा रही है। तो मतलब वार्म ह्यूमिड एयर ऊपर की तरफ जा रही है, कूल ड्राई एयर जो है वो नीचे की तरफ आता है, और विंड शेयर, ठीक है, जो स्पिनिंग एयर करंट है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे, तो एक तरफ गर्म हवा और ह्यूमिडिटी ऊपर की तरफ जा रही है, और उसके बाद ठंडी हवा जो है ड्राई एयर नीचे की तरफ आ रही है, और आपकी वर्लिंग विंड है। तो ये जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे डायग्राम भी अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे देखो ये एयर ऊपर की तरफ जा रही है, एक एयर नीचे की तरफ जा रही है, और वर्लिंग विंड है। तो इससे क्या है कि जैसे अगर आप देखोगे जिसकी वजह से टॉर्नेडो का फॉर्मेशन होता है, तो टॉर्नेडो के फॉर्मेशन के लिए ये स्थिति है, ध्यान में रखना। स्टेज पहला, डेवलपमेंट ऑफ सुपर सेल, एक सुपर सेल सा बनता है, ठीक है, मतलब इट्स अ हाईली ऑर्गेनाइज थंडर स्टॉर्म। तो थंडर स्टॉर्म मतलब बहुत बड़े से बादल टाइप फॉर्मेशन होता है। फिर वॉल क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ये आप जैसे कोई मेंस में पूछा ना, जैसे एक बार पूछा भी था अभी ट्विस्टर के बारे में, तो टॉर्नेडोज को ट्विस्टर भी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वॉल क्लाउड, तो रोटेटिंग अप ड्राफ्ट फॉर्म ऑफ क्लाउड बीनीथ द सुपर सेल, तो एक तो सुपर सेल का फॉर्मेशन होगा, फिर वॉल क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है इस टाइप से। फिर टॉर्नेडो जो है द वॉल क्लाउड एक्सटेंड डाउनवर्ड, जो वॉल क्लाउड से नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं और वो ग्राउंड को टच करता है, और ये इस टाइप से फर्दर आगे की तरफ प्रोसीड करता है। तो ये शब्द आपको यूज़ करना है कि सुपर सेल बनता है, वॉल क्लाउड बनते हैं, और फिर वो टॉर्नेडो नीचे जो है ज़मीन तक टच आपका करता है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास वार्म ह्यूमिड एयर है, कूल ड्राई एयर ऊपर की तरफ जाती है, विंड शेयर इट क्रिएट्स रोटेशन, सुपर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वॉल क्लाउड डेवलप होते हैं, और टॉर्नेडोज जो हैं वो नीचे की तरफ जो है आपके टच करते हैं। अब क्या है कि जो शेयर स्ट्रेंथ है ऑफ टॉर्नेडो, ये क्वांटिफाई किया जा सकता है बाय द इनहैंस्ड फ्यूजिता स्केल। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए फ्यूजिता स्केल किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो टॉर्नेडो को मतलब उनकी उसके स्ट्रेंथ को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड जो है उसको नापा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए, मतलब कभी पूछा जाए कि जो फ्यूजिता करके स्केल है, फ्यूजिता स्केल बेसिकली इफ़ दे टॉक अबाउट कि फ्यूजिता स्केल किससे रिलेटेड है, या फ्यूजिता जो स्केल है ना, दे टॉक अबाउट कि जो फ्यूजिता स्केल है वो मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, तो टॉर्नेडो को ऐसा उसके स्ट्रेंथ को नापने के लिए इस्तेमाल होता है।
सो यहाँ पे देखो ये पूरा दे रखा है, स्पीड आप याद रखो, अगर 65 to 85 माइल पर आवर है, 86 to 110 माइल पर आवर है, 111 से 135 माइल पर आवर है, तो ये अगर ज़्यादा 200 से ज़्यादा माइल पर आवर है तो ये इनक्रेडिबल डैमेज कॉज कर सकते हैं। तो टॉर्नेडोज कैन ऑब्लिटरेट होम, अपरूट ट्रीज, मतलब बहुत नुकसान जो है वो आपके कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, पॉलिटी का टॉपिक आता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो यहाँ पे देखो, एक तो देखो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है आपका, ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब हो गया कि जो यूएस के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, जैसे जो ब्रिटेन के अंदर है या भारत के अंदर है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट और सेंट्रल लेजिस्लेचर सुप्रीम होती है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप पे निर्भर होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होते हैं, मतलब जो आप पढ़ते हो नॉर्मल सा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट यूजुअली जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नॉमिनल हेड आपके प्रेसिडेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो लीडर ऑफ जो भी मेजोरिटी पार्टी है उसके लीडर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होते हैं। इन मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, मोनार्क में हेड द स्टेट, एग्जांपल मोनार्क ऑफ ब्रिटेन इज द सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं वैसे उनके यहाँ पे जो वहाँ की क्वीन होती है वो होती हैं, जो यूके की बात है। पार्लियामेंट्री की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में है, मतलब चीज़ें उल्टा होती हैं। जैसे पार्लियामेंट्री में, पार्लियामेंट में क्या है कि जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट मतलब जो लेजिस्लेचर है, तो लेजिस्लेचर से ही आपके जो मिनिस्टर्स और ये सब निकलता है। ठीक है, उनको पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा का मेंबर होना पड़ेगा, अगर नहीं है तो दे कांट बी मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखो सेनेट होता है, जैसे यूएस में देखोगे सेनेट होगा, वो पूरे तरीके से अलग होता है जो एग्जीक्यूटिव होता है, ऑल्दो अकाउंटेबल होते हैं, बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव है और मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल, वो उनके खुद के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं जो कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो जनरली वो तो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, और वो ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस और द पार्लियामेंट इन जनरल। प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे, प्रेसिडेंट जनरली डायरेक्टली जो है लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, एंड ऑल्दो ही इज़ नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, ऑल्दो कुछ चीज़ों में ही इज़ मेड अकाउंटेबल, जो सेनेट है उनको कुछ चीज़ों के लिए अकाउंटेबल होते हैं, बट जनरली अकाउंटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे चाइना मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव्स, आईआर का टॉपिक है। तो चाइना मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव, तो यहाँ पे ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव अप्रैल 2012 में हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये किससे रिलेटेड है? चाइना के इनिशिएटिव्स हैं। अब जैसे मान लो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में ये कहता है कि पीस एंड प्रोवाइड, इसका एम क्या है? पीस को सेफगार्ड करना, एंड प्रोवाइड अ चाइना लेड सोल्यूशन टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। ठीक है, तो यहाँ पे एम क्या है? सिक्योर पीस, सेफगार्ड पीस। ठीक है, पीस सेफगार्ड करना। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो यहाँ पे इट सीक्स टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज, जिसके माध्यम से डेवलपमेंट में देखो पॉवर्टी खत्म करना, पब्लिक हेल्थ के कंटेक्स्ट में इनइक्वालिटी कम करना। ठीक है, मोर देन 50 कंट्रीज यहाँ पे है। तो सिक्योरिटी के अंदर पीस पे फोकस्ड है, और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में सपोज इसमें जो है पॉवर्टी है, पब्लिक हेल्थ और ये सब है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे फोकस किया गया। अब जैसे कई बार ये भी हो सकता है कि इन तीनों चीज़ों का नाम दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि ये यूनाइटेड नेशन का है क्या, तो आपको ध्यान में रखना इट्स नॉट रिलेटेड विद यूनाइटेड नेशन, रादर ये जो रिलेटेड है ये चाइना के द्वारा, चाइना के इनिशिएटिव्स आपके बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात करें तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे किस तरीके से सिक्योरिटी को इन्हांस किया जा सकता है, देशों की सोवेरेनिटी को रेस्पेक्ट करना, जो प्रिंस यूएन चार्टर में चीज़ें मेंशन है उसको रेस्पेक्ट करना, जो कंट्रीज़ हैं उनके कंसर्न को सीरियसली लेना, और चीज़ों को पीसफुली जो भी डिफरेंसेस उनको रिजॉल्व करना, और मेंटेनिंग सिक्योरिटी बोथ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल जो डोमेन है सिक्योरिटी एस्पेक्ट का, उसको जो है मेंटेन करने की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट देखते हैं ओरियन स्पेस ग्रेविटी 1, ये मोस्ट पावरफुल रॉकेट है, डेवलप किया गया चाइना के प्राइवेट कंपनी के द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ओरियन स्पेस जो ग्रेविटी है, ओरियन स्पेस ग्रेविटी रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये क्या है? इट्स अ मोस्ट पावरफुल रॉकेट, डेवलप किया गया है बाय चाइनीज़ प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज़ क्रेसेट डिस्का एडा करके है, ये क्या है? ये आपका ये बेसिकली एक रिवर आइलैंड सर्बिया के अंदर है। इट्स अ रिवर आइलैंड इन सर्बिया। ठीक है, रिवर आइलैंड इन सर्बिया। तो ये यहाँ पे लोकेटेड है, जिसे हम क्रेसेडिस्का एडा बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ज्योग्राफी की बात करें, इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक, डैन्यूब रिवर के लेफ्ट बैंक में है। नेम्ड आफ्टर नियर बाय सेटलमेंट, जो पास में एक सेटलमेंट है क्रेसेडिन, उसके नाम पे है। स्पेशल नेचर रिजर्व यहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज़ वोजिल्स्को पेट्रोवाराडिंस्क करके है।
वो लोकल इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैपिंग का देख लेते हैं यहाँ पे। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें जो जगहें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। इसमें ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का हिस्सा है। तो जैसे इधर से मुंबई है, यूएई में जबल अली आ गया, फिर अल गुहा फैत करके आ गया, यूएई के अंदर है। हराद सऊदी अरेबिया के अंदर है, रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर, अल हदीता सऊदी अरेबिया के अंदर है, ठीक है। और फिर उसके बाद हैफ़ा इसराइल के पास है, और पेरियस करके ग्रीस के अंदर है। तो दो तरीके से, जैसे मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का हिस्सा है, ये भी पूछ सकते हैं, और है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कुछ एस्पेक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, मतलब इस टाइप से प्रश्न जो फ्रेम हो सकते हैं, या अरेंजमेंट भी पूछ सकते हैं, इनको अरेंज करके बताओ ऐसा, ठीक है। तो ये आप फिर से देख लो, जबल अली पोर्ट है, मीना सलमान पोर्ट यहाँ पे आ जाता, कई जगह ऐसे पोर्ट्स भी आ जाते हैं, तो ये हैफ़ा पोर्ट आ जाता है। तो ये कई सारे रूट्स फॉलो आपके किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 30 मीटर जो है, 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट की बात की गई है। सो 30 मीटर जो टेलीस्कोप है, ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है यूनिवर्स को काफ़ी इम्प्रूव और इंक्रीज़ करेगा, और मेनली जो है अब बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ हम यूनिवर्स को देख सकते हैं। कहाँ लोकेटेड है, हवाई में, मौना किया करके हवाई है, वहाँ पे ये लोकेटेड आपका है। एंड यहाँ पे है ना, तो ये फैक्ट्स याद रखना है। सो ये बेसिकली 30 मीटर डायमीटर है, इसका जो मिरर है वो लगभग 30 मीटर डायमीटर उसका है। तो बहुत सारी लाइट को कैप्चर कर सकता है और बहुत दूर की चीज़ों को ये देख सकता है, और बहुत सारी जो कॉस्मिक यूनिवर्स के अंदर मिस्ट्रीज़ है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इनको इन्वेस्टिगेट हम कर सकते हैं। एक्सो प्लैनेट को जानने के लिए हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की, वो भी इससे इंक्रीज़ होगी। फिर उसका जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन इस पर देखा जाए तो यूनियन कैबिनेट 2014 में अप्रूव किया गया था भाई इन 2040, और इंडिया इज सेट टू प्ले पाइटल रोल इस वेंचर में। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कई सारे जो है कोऑपरेशन है, इसमें भारत भी हिस्सा है, इसके अलावा यूएस, जापान, चाइना, कनाडा और इंडिया है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत का कंट्रीब्यूशन है, इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन 2014। ये ध्यान में रखना। जॉइंट एफर्ट कोलैबोरेशन अक्रॉस नेशंस, जो देश है उनके अक्रॉस नेशंस जो है कोलैबोरेशन हुआ है, जिसमें सब लोग अपना अलग अलग एक्सपर्टीज़ को शेयर भी कर रहे हैं। और टीएमटी फेसेस सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स है, मेनली जैसे जो लोकेशन है मौना किया करके है, क्योंकि इसका बहुत सांस्कृतिक और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है, कम्युनिटी का भी कंसर्न है ना, कि कम्युनिटी का उनसे जुड़ाव रहता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, क्योंकि कंसर्ट आप बहुत इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन जब करोगे तो इससे जो इकोसिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड, और ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना। बाकी देखो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप पीडीएफ से डायरेक्ट जो है वो रीड कर सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये 30 मीटर जो है, तो इसका जो साइज़ लगभग 30 मीटर डायमीटर है, 492 सेगमेंट्स आप देख सकते हो। टोटल कलेक्टिव एरिया इसका 655 स्क्वायर मीटर है, 12 टाइम्स शार्पर है। रिजोल्यूशंस की बात करते हैं, ये थोड़े फैक्ट्स याद रखना, आजकल स्टेटमेंट बेस्ड उसमें ये मेंशन कर सकते हैं, मतलब ये 12 टाइम शार्पर इमेज इसमें आती है इफ़ कंपेयर्ड विद द हबल स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट देखते हैं सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ न्यू जनरेशन आकाश सैम बाय डीआरडीओ। तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो उन्होंने नई जनरेशन आकाश सरफेस टू एयर जो मिसाइल है टेस्ट है ना, सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ द न्यू जनरेशन आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल एंड कंडक्टेड फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है आईटीआर चांदीपुर, वहाँ से इसको कंडक्ट किया गया था, जो है ना, यहाँ से इसकी पूरी टेस्टिंग आपकी की गई थी। तो न्यू जनरेशन आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल आपकी है। एंड यहाँ पे हमारी जो मिसाइल कैपेसिटी वो भी इंक्रीज़ हुई है, हाई स्पीड जो एरियल टारगेट हम उसको हिट कर सकते हैं, और है ना, और हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट एट वेरी लो एटीट्यूड उसको हम हिट कर सकते हैं। इंटरसेप्ट जो है वो इसके द्वारा किया भी जा सकता है। सो टेस्ट जो है वो आपका कंडक्ट उड़ीसा के अंदर हुआ है। हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट जो है वो किया जा सकता है, मतलब उसको इंटरसेप्ट करके हिट आपका किया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे एडवांस रडार का इस्तेमाल है, गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल है। की फीचर क्या है, रेंज बढ़ी है, इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज़ बढ़ी हैं। और कहाँ कंडक्ट किया गया था, तो लाइक वाई हैज़ द फ्लाइट टेस्ट कंडक्टेड, तो इसके हाई स्पीड एरियल टारगेट को ये क्या हिट कर पाती है, इसको चेक करने के लिए। बाकी चीज़ आप ये फैक्ट उससे रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये पहली चीज़ तो सैम सिस्टम है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है एक, यही है। तो इट्स अ सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा ये 1983 से प्रोग्राम आपका शुरू भी हुआ था। इंड्यूसिंग 8 स्क्वाड्रन ईच विथ 2 फ्लाइट्स ऑफ 4 लॉन्चर और है ना। तो यहाँ पे उसके बाद ड्रैगन फायर करके है, तो यहाँ पे मतलब ये जो मिसाइल है इसमें हमारे आर्मी और आईएफ के अंदर भी हम हमारी जो कैपेबिलिटी है वो हम इंक्रीज़ करेंगे।
और इसकी जैसे लेंथ आप देखोगे तो 5.6 मीटर इसकी लेंथ है। इसमें रामजेट इंजन का इस्तेमाल, रामजेट स्क्रैमजेट इंजन पर पहले हमने चर्चा कर रखी है। इसका इंटरसेप्शन रेंज लगभग 25 किलोमीटर का है। इंडिजिनस 96% हमने खुद ही बनाया है और 88% किल प्रोबेबिलिटी है विद इन द स्पेसिफाइड किल जोन। नेक्स्ट देखते हैं जापान का रिसेंट रॉकेट लॉन्च है। तो जापान हैज़ टेकन सिग्निफिकेंट लीप की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे H2A रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया है और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो है उसके माध्यम से। एंड ये जो मिशन है ये कहाँ पे है, दैट इज़ टैनगाशिमा स्पेस सेंटर, ठीक है, विच ऑकर्ड एट टैनेगाशिमा स्पेस सेंटर। तो द मिशन विच ऑकर्ड एट टैनगाशिमा स्पेस सेंटर। तो यहाँ पे है ना, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रख। तो यहाँ पे H2A रॉकेट जो है यहाँ से लिफ्ट हुआ है, फिर जहाँ पे रीच हुआ है। तो बस इस पर H2A रॉकेट रिसेंटली न्यूज़ में था, किससे रिलेटेड है ये ध्यान में, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो द ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं पनामा कैनाल, काफ़ी न्यूज़ में भी है। पनामा कैनाल की बात करें, इसका एक बार थोड़ा सा मैप देख लेना आप लोग। तो कैनाल के अंदर जो है एक गटून लेक लोकेटेड है विच इज़ 26 मीटर अबव द सी लेवल। ये गटून लेक बेसिकली आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है, ये फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है। डैमिंग द चाग्रेस रिवर एंड लैक एलुजियला, ठीक है। तो गैटून लेक है, आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है। तो इसको क्रिएट किया गया है चाग्रेस रिवर का इस्तेमाल करके और इस लेक का जो दैट इज़ लेक एलाजुएला। सो ईच शिप पैसेस, लगभग कोई भी शिप अगर जाती है तो इतना पानी का यूज़ होता है। पनामा कैनाल अथॉरिटी जो है उसने लाइक इट हैज़ इम्प्लीमेंटेड रिस्ट्रिक्शन ऑन वेसल साइज वेट मेनली। जब जैसे मान लो क्योंकि गटून लेक है उसका लेवल ऑफ वाटर अगर रिड्यूस होता है तो उसमें बहुत सारी जो ये शिप्स और ये सब मूव नहीं, मतलब नहीं मूव कर सकती हैं। तो उसमें कितनी शिप, किस साइज़ की शिप और ये सब मूव कर सकते, तो उसमें इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाने का प्रयास किया है। तो आपको याद रखना गटून लेक रिसेंटली क्या है, कहाँ पे। तो मैप में अगर इफ विल सी इस लेक के बारे में देखोगे तो एक तो ये पनामा कैनाल यहाँ पे है, यहाँ पे देखोगे तो USA है, इधर ये पनामा है, इधर ये अटलांटिक ओशन रीजन आपका जो है आ जाता है। अगर इसको थोड़ा डिटेल में देखोगे तो यहाँ पे देखोगे ये एलेजुएला लेक है, ये गटून रॉक है, गटून लेक है, ये पनामा सिटी इधर लोकेटेड है, ये कैरेबियन सी और ये कैनाल पूरा आपका बनी हुई है। तो ये PDF से आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं अटल सेतु। अटल सेतु तो लॉन्गेस्ट ब्रिज जिसे हम अटल सेतु कहते हैं, इट्स अ लॉन्गेस्ट ब्रिज एंड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। सो ये मतलब वी वांट टू इम्प्रूव द अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। इतना इसका डिस्टेंस है 21.8 किलोमीटर, टोटल स्पैन ऑफ 21.8 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर ओवर द सी एंड 5.5 किलोमीटर ऑन द लैंड। इससे कनेक्टिविटी भी काफ़ी इंप्रूव हुई है। इट फैसिलिटेट फास्टर एक्सेस टू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, इसके लिए भी काफ़ी हेल्प इस पर मिलेगी। तो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, इसमें जो भी टेक्नोलॉजी को किया गया है उसमें मैराइन लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करे उस पर भी फोकस किया। मतलब इको फ्रेंडली लाइटिंग है इसमें, ये है। तो आपसे पूछा जाए कि अच्छा इको फ्रेंडली लाइटिंग अभी हाथ में ही मतलब इनमें से कौन से ब्रिज में है या इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इको फ्रेंडली एस्पेक्ट को ध्यान में रखा गया तो ये कौन सा है। तो ये सब ध्यान में रखना है कि ये बेसिक अटल सेतु के लिए किया गया। तो यहाँ पे इट हैज़ आल्सो बीन अवार्डेड अ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ पोलन सेतु की बात की गई, ठीक है। पोलन सेतु एस्पेक्ट है। सो पोलन सेतु कह रहा हूँ, पोलन डेटिंग का बात है। तो यहाँ पोलन डेटिंग का मतलब है, तो पोलन डेटिंग क्या है कि बहुत सारे जैसे रॉ पॉलन क्या होता है, पॉलन बेसिकली अगर जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के में फूल होते हैं, फूल के ऊपर ये पॉलन एंथर होता है, एंथर के ऊपर ये पॉलन्स होते हैं जो कि जो फ्लावर्स के रिप्रोडक्शन या प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो बहुत सारे जो डिफरेंट रॉक लेयर्स होते हैं, सो उसमें कई प्रकार के पॉलन जोन्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलन्स प्रेजेंट होते हैं और उनको स्टडी करके बहुत सारी हमें जानकारी मिल सकती है। तो हर एक जो पॉलन जोन है वो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है और उस बेसिस पे हम जान सकते हैं कि अच्छा ये कितने साल पुराना है, इस समय कौन सी प्लांट स्पीसीज आपकी प्रेजेंट थी। तो दिस मेथड हेल्प जो भी आर्कोलॉजिस्ट हैं उस समय के क्लाइमेट के बारे में, लैंड्स यूज शिफ्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी हो सकती है। पॉलन ग्रेन जो है उनकी शेप साइज़ वेरी कर सकती है, किस प्लांट का है उसके बेसिस पे हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है कंक्लूड कर सकते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन, ह्यूमन एक्टिविटी उस समय कैसी थी, बेस्ड ऑन कि पॉलन किस तरीके का है,
प्लांट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ किस तरीके से है ना, तो उस स्टडी के बेसिस में हम काफ़ी चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। सो ये ऐसे प्लेसेस हैं जो कि हाईली, जैसे मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है। सो इट मस्ट हैव एटलीस्ट, अगर किसी भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो 1500 वस्कुलर प्लांट एंडेमिक होने चाहिए, मतलब जो यहीं पाए जाएँ। सो हाई लाइक मस्ट हैव अ हाई परसेंटेज ऑफ प्लांट लाइफ फाउंड नोवेयर एल्स ऑन द प्लैनेट। सो ये है, तो इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। सो इट मस्ट हैव 30% या उससे लेस इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन अदर, है ना। तो एक तो ये है, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 वस्कुलर प्लांट एज एंडेमिक होने चाहिए, ठीक है, 1500 वस्कुलर प्लांट्स एंडेमिक के रूप में होना चाहिए, हॉट स्पॉट इन अदर वर्ड, ठीक है। तो इट मस्ट हैव 30% और लेस इन इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन एंड इन अदर वर्ड इट मस्ट बी थ्रेटेंड। तो एक तो 1500 वस्कुलर होना चाहिए और लगभग 30% थ्रेटेंड आपका होना चाहिए। अब ये बहुत सारे जैसे यहाँ पे हॉट स्पॉट, इनके नाम आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब ये पूरा आपको एकदम याद होना चाहिए, जैसे कैलिफोर्निया जैसे इफ यू सी कैलिफोर्निया, फ्लोरिस्टिक प्रोविंस, मैड्रियन, पाइन ओक, मेसो अमेरिका, ट्यूम्बेस चोको, मैगालीना, कैरिबियन आइलैंड, ट्रॉपिकल एंडीज, चिलियन विंटर रेनफॉल, वेल्डिवियन फॉरेस्ट, अटलांटिक फॉरेस्ट, सिराडो। ये जो यूनिक नाम तो ज़रूर से याद रखना। उसके बाद यहाँ पे आप देखो गिनिया फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, सकुलेंट कारू, ये यूनिक नाम है। केव फ्लोरिस्टिक रीजन है। मैपूटा लैंड, पोंडोलैंड अल्बानी है, मडागास्कर है, उसका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इरानो एंटोलिया है, कॉकस है, माउंटेन ऑफ सेंट्रल एशिया, माउंटेन ऑफ साउथ वेस्ट चाइना है, इंडो बर्मा है, सुंडा लैंड है, वेलेशिया है, फिलीपींस है, पॉलिनेशिया है, ईस्ट मेलेनेशियन एरिया है। ये आप ये भी वेलेनेशिया भी याद रखना, ठीक है। न्यूजीलैंड तो है, तो इस फिर फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा सा याद रखना है, एनवायरनमेंट कंटेक्स्ट में ये मैटर करता है। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अ लुक इनटू द करंट केस अगेंस्ट इसराइल। तो कुछ देशों ने, जैसे आई थिंक साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ केस भी किया है। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड डिफरेंट है, जो कि रोम स्टैट्यूट के तहत फॉर्म किया गया है। और जब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1945 के अंदर इसका इस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ था। इसका जुरिडिक्शन एक तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, जहाँ पे मान लो कोई लीगल रिक्वेस्ट की गई है इंटरनेशनल लॉ के कंटेक्स्ट में, खास तौर से अगर यूएन ऑर्गन या कोई स्पेशलाइज उसकी एजेंसी है, उनके रिक्वेस्ट पर वो अपना ओपिनियन देता है। और दूसरा, कई जगह पे जैसे देश, कई स्टेट्स देश के बीच में आपका यू कैन से डिस्प्यूट है, उसमें मतलब अगर इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हुआ है और दोनों ने मतलब डिसीजन के लिए रिक्वेस्ट किए, तो उस केस में भी जजमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा दिया जा सकता है। फिर ये इसमें 15 जजेज हैं, उनका टर्म जो है 9 ईयर का होता है। और सबका एक तरीके से आप ये देखना कि एक मतलब पूरे एरिया का सीट रिजर्व होता है कि इस जोन से इतने जज होंगे, इस जोन से इतने जज होंगे। करंटली देखा जाए साउथ अफ्रीका वर्सेस इजराइल की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे मेनली जो गाज़ा के अंदर चीज़ें हुई थी उस केस में एक्यूज़ किया गया है। कई सारे देश मिलकर उन्होंने केस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रखा है। चैलेंजेस फेसिंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास इन्फोर्समेंट इशू है कि किस तरीके से चीज़ों को इन्फोर्स करेंगे। पॉलिटिकल बायसनेस भी एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ उनका डोमिनेंस है, तो वो कैसे अपना डिसीजन मेकिंग करेंगे, उन्हीं को ध्यान पे रखा जाता है। फिर ब्यूरोक्रेटिक डिले भी है, चीज़ें जो जस्टिस डिलीवरी की बात करें तो उसमें भी चीज़ें डिले होती हैं। सो है ना, तो यहाँ पे इसका जो जुरिडिक्शन, इवॉल्विंग जुरिडिक्शन ओवर द डिकेड, कोर्ट ने कई सारे ऐसे मॉडर्न चैलेंजेस है, ह्यूमन राइट, एनवायरनमेंट लॉ को ध्यान में रखते हुए भी कई जजमेंट्स दिए हैं। नीस पोजीशन की बात करें तो डिस्पाइट द राइज ऑफ अदर इंटरनेशनल जुडिशियल बॉडी, मतलब एक यूनिक रोल जो है, क्योंकि ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का है। और यूनाइटेड नेशन की जब हम बात करते हैं तो उसका सारे देश ऑलमोस्ट मेंबर हैं जिनको रिकॉग्निशन आपका मिला। नेक्स्ट इसमें आता है आपका जीनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948। तो जीनोसाइड कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1948 के अंदर। तो फर्स्ट ह्यूमन ट्रीटी राइट ट्रीटी है, और मेनली इसमें जैसे हॉलोकॉस्ट है, इथनिक क्लिनजिंग, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो उसमें उसको इसका गाइडलाइन पूरा दिया गया है कि जैसे जीनोसाइड क्या होता है उसको डिफाइन किया गया है। तो जैसे एक्ट ऑफ जीनोसाइड में किलिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल, रेशियल, एथनिक और रिलीजियस ग्रुप को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद केस रेफरेंस की बात करें तो साउथ अफ्रीका केस रेफरेंस आर्टिकल 2 ऑफ द कन्वेंशन टू एड्रेस द इशू ऑफ जीनोसाइड। तो कन्वेंशन इन्फेसाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ जीनोसाइड। तो मेनली इस कन्वेंशन के अंदर हाईलाइट किया गया कि कैसे जीनोसाइड और इन सबको हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं माघ बिहू है।
तो ये माघ बिहू जो है ये भोगाली बिहू या मगर धुमाही शब्द हम इसके इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है असम के अंदर, आपका सेलिब्रेट किया जाता है मंथ ऑफ माघ, जनवरी फरवरी के बीच में होता है। इसमें ऐसा बोन फायर और ये सब जलाया जाता है। बिहू ईव मतलब द फर्स्ट डे, उरुका शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पहला दिन होता है उसके लिए उरुका शब्द हम यूज़ करते हैं। फिर वुमेन प्रिपेयर वेरियस फूड आइटम्स ऑन उरुका फॉर द सेलिब्रेशन। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना। फिर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पीएम जनमान मान करके है। सो पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे पीएम जनमन भी बोलते हैं, इसमें मेनली जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है उनसे रिलेटेड है कि उनको हम किस तरीके से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें उनको कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इन सब में ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, रोड, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, ये सब उनको हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशली जो इस ग्रुप से बिलोंग आपका करते हैं। तो यहाँ पे ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। सो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011 की बात करें तो लगभग पॉपुलेशन आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब के 10.45 करोड़ है। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात करें तो इसमें 75 कम्युनिटीज़ आपकी आइडेंटिफाई की गई हैं। वनरेबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस है सामाजिक, आर्थिक और एजुकेशनल एस्पेक्ट में। प्रधानमंत्री PVTGS डेवलपमेंट जो मिशन है, तो ये जो मिशन है इसमें जो है 23-24 बजट इस बीच में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो मेनली सामाजिक और आर्थिक कंडीशन उनकी कैसे इंप्रूव करें, इस पर फोकस आपका किया गया है। तो यहाँ पे वही जो पीएम जनमन की बात करें तो इसमें बेसिक जो फैसिलिटी और ये सब प्रोवाइड करने की बात की गई है। अवेयरनेस कैंपेन रेस करने की बात की गई है। उसके बाद बेसिक चीज़ को कैसे PVTGs जो है हाउस होल्ड सब चीज़ों को एक्सेस कर सकें जो दूर दराज इलाके में रहते हैं, तो उस पर भी फोकस आपका किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वांटम लीप, क्वांटम कंप्यूटिंग वर्सेस क्लासिकल कंप्यूटिंग। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी हम क्वांटम शब्द की बात करते हैं तो ये क्वांटम में पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखो कि जो भी क्वांटम कंप्यूटिंग है तो ये क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल पे है। क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली बेस्ड होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पर ये बेस्ड होता है। तो सब एटॉमिक जैसे एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये सब है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड आपका क्वांटम मैकेनिक्स आपका होता है। सो मॉडर्न जो कंप्यूटर यूटिलाइजेस सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर टू क्राफ्ट सर्किट्स। तो अ सिंगल सेमी कंडक्टर है ना, तो यहाँ पे जैसे इस पे क्वांटम मैकेनिक्स है ना, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो बेसिक जो कंप्यूटर्स हैं उनसे हाईली एडवांस है क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड जो क्वांटम कंप्यूटर्स आपके होते हैं। अब उनका जैसा मेमोरी स्टोरेज है वो भी क्यूबिट है। तो जैसे मान लो नॉर्मल कंप्यूटर्स उनमें जो भी स्टोरेज है 1 या 0 हो, एक टाइम पे 1 या 0 मतलब बाइनरी सिस्टम यूज़ होता है। इसमें एक ही टाइम पे 1 और 0 जो है वैल्यू हो सकती है। और यहाँ पे देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड एज सुपर पोजिशन, ठीक है, सुपर पोजिशन आपका देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्लासिकल कंप्यूटर्स में एक टाइम पे या वैल्यू 1 होगी या 0 होगी, इसमें 1 और 0 एक साथ हो सकती है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो मॉडर्न जो कंप्यूटर में सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल है ना, लाइक सर्किट फंक्शनिंग एज अ बिट। सिंगल सेमी कंडक्टर चिप लगभग 100 मिलियन ट्रांजिस्टर होल्ड कर सकते हैं 1 स्क्वायर मिलीमीटर में। सो ट्रांजिस्टर साइज़ की बात करें तो इमेजिन द इमिनेबल साइज ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर, है ना। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर स्ट्रिंग दे बिकम इंक्रीजिंगली वनरेबल टू क्वांटम इफेक्ट। तो यहाँ पे जैसे एक ट्रांजिस्टर के अंदर, एक मान लो ट्रांजिस्टर है, तो उस ट्रांजिस्टर के अंदर मिलियंस में लाइक होस्ट और 100 मिलियन ट्रांजिस्टर, मतलब एक सेमीकंडक्टर के अंदर 100 मिलियन ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। और एक ट्रांजिस्टर अगल बगल जो है तो देयर कैन बी क्वांटम इफेक्ट ऑल्सो। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, मतलब देयर कैन बी क्वांटम एंटेंगलमेंट जहाँ पे एक ट्रांजिस्टर दूसरे को अफेक्ट आपका कर सकता है। सो जैसे जैसे ट्रांजिस्टर श्रिंक करेंगे दे वनरेबल टू क्वांटम इफेक्ट, क्योंकि बहुत छोटे होने से भी जो सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल पे इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। बिट और क्यूबिट का है तो ट्रेडिशनल जो आपके कंप्यूटर्स में जो बिट है यूज़ होता है, और जो क्वांटम कंप्यूटर्स में जो मेमोरी स्टोरेज वो आपका क्यूबिट फॉर्म में होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देखो गेट का इस्तेमाल होता है। तो बिट जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो बिट में होती है, वहीं क्वांटम कंप्यूटर में वो आपका क्यूबिट में होता है, ठीक है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं और उससे आउटपुट जो क्या आएगा, तो उसके लिए जो है गेट होता है। तो गेट क्या एक सर्किट है जो कि दैट अल्टर द स्टेट ऑफ बिट्स प्रिडिक्टिवली, द स्पीड एट विच दिस गेट ऑपरेट डिक्टेट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बिट में देखो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, जैसे मान लो बहुत सारे बिट है, इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी और ये एक आउटकम तक जाएंगे। तो जो कई सारे लॉजिक गेट्स होते हैं जिनके माध्यम से आउटपुट की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
मतलब बहुत सारे टेराबाइट में या बहुत सारा ऐसा जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है बेस्ड ऑन सर्टन गेट, जो गेट्स होते हैं उनके माध्यम से, जो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आउटकम की तरफ हम जाते हैं। फिर एक आपका मूरे लॉ करके है, मूरे लॉ जो कि 1965 के अंदर आया था। तो इसमें हाईलाइट किया गया था दैट कंप्यूटिंग पावर डबल्स अप्रॉक्सीमेटली एवरी 2 years, हाउएवर दिस ट्रेंड हैज़ बीन स्लोइंग डाउन विथ मोर 2-fold इंक्रीज ऑब्जर्वेबल एवरी 5 years करेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कहा गया कि जो कंप्यूटिंग पावर है वो डबल होता जा रहा है। कंप्यूटर जैसा कंप्यूटिंग पावर क्यों, क्योंकि एक सेमीकंडक्टर में आप मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लेकर आ रहे हो, तो ये जैसे जैसे मतलब आप इतने इस छोटे फॉर्म में चीज़ों को लेकर आ रहे हो, एक समय आएगा कि मतलब हर 2 साल में जो कंप्यूटिंग पावर इंक्रीज होगा, लेकिन एक धीरे धीरे क्योंकि हम एक लेवल तक रीच कर जाएंगे, उसके बाद चीज़ें स्लो डाउन होंगी और विथ अ मेयर 2-fold इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे सो ऑब्जर्वेबल एवरी 5 years करेंटली, मतलब प्रेजेंट फॉर्म में अगर देखा जाए, पहले तो हम ये मानते थे कि हर 2 साल के अंदर जो कंप्यूटिंग पावर बढ़ेगा, बट कुछ समय बाद वो स्लो होता जाएगा। तो ये जो मतलब कंप्यूटिंग एस्पेक्ट में जो डेवलपमेंट है, ये म्यूरे लॉ जो है इनके द्वारा प्रपोज आपका किया गया है। तो ये फैक्ट्स ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं माउंट मरापी। सो माउंट मरापी एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कि लोकेटेड है सुमात्रा इंडोनेशिया के अंदर, और ये पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर है, मतलब पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। और मरापी की बात अगर किया जाए तो ये इसमें एक बेनकाह कैल्डेरा है। कैल्डेरा का मतलब जो एक बड़ा सा गड्ढा टाइप होता है, और उसमें मतलब जैसे जो वॉल्केनिक इरप्शन एक बड़ा गड्ढा टाइप बन जाता है, सो उसे बेनकाह कैल्डेरा बोलता है। नेक्स्ट देखते हैं 10th शेड्यूल है ना, 10th शेड्यूल आपका है। सो 10th शेड्यूल यहाँ पे, तो द केस ऑफ राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य केस के अंदर, तो यहाँ पे हाईलाइट क्या किया गया है कि है ना, तो 10th शेड्यूल बेसिकली मतलब जो आई थिंक एंटी डिफेक्शन लॉ के कंटेक्स्ट में है, इसको आप लोग चाहो तो एक बार रीड कर लेना, जो आपका लक्ष्मीकांत की बुक है, बट करंट अफेयर में जो कुछ चीज़ है उसको देख लेते हैं। तो राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य केस में कहा गया कि जो मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी कोलैबोरेटिंग विद द ऑपोजिशन टू फॉर्म एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट आर डीम्ड टू हैव वॉलंटरी रिजाइंड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पार्टी। तो ये चीज़ कहा गया। तो जैसे इसमें कोई भी रूलिंग पार्टी है, अगर वो ऑपोजिशन के साथ कोलैबोरेट कर रही है टू फॉर्म एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, इस केस में हम कंसिडर करेंगे कि इट हैज़ वॉलंटरी रिजाइंड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पार्टी। क्या ना, क्योंकि देखो सरकार भी इसमें कौन डिफाइन होते हैं, 2 तरीके के मेंबर्स आपके होते हैं। एक मेंबर होते हैं जो कि लेजिस्लेचर के अंदर, और एक मेंबर होते हैं जो कि मान लो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है। तो जो भी डिफेक्शन लॉ है, तो उसमें ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखते। जैसे अगर किसी पार्टी के 10 MLA हैं, MP है, तो वो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ के कंटेक्स्ट में उन्हीं को देखा जाएगा। तो उनके अगर 2/3 आगे किसी से मर्ज कर जाएंगे तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लगेगा। तो ये एक बड़ा लूफोल के रूप में भी कंसिडर किया जाता है कि आप ओरिजिनल पार्टी को भी कंसिडर करो रादर देन जो MP MLA हैं सिर्फ उनको। 10th शेड्यूल के अंदर इनिशियली 10th शेड्यूल अलाउड लेजिस्लेटर टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब दो पहले इनिशियली में ये था कि अगर मान लो 1/3 अगर स्प्लिट होता है तो उस केस में, या मर्जर होता है विद अनदर पार्टी 2/3 एग्रीमेंट का, तो उसमें उस केस में उनको एंटी डिफेक्शन लॉ से बच सकते हैं। 91st अमेंडमेंट में जो है 2003 के अंदर जो स्प्लिट प्रोविजन है 10th शेड्यूल से, उसको हटाएगा ड्यू टू इट्स फ्रिक्वेंट मिसयूज जो हो रहा था। तो ठीक है, फिर मर्जर में तो जो मर्जर प्रोविज़न है ये इंपॉर्टेंट है, और जिसमें 2/3 अगर मर्जिंग होती है तो वो अलाउड है। प्रोटेक्टिंग डिफेक्टिव दर पार्टी मर्जिंग विद अनदर। डिफिकल्ट कंडीशन क्या है कि जो मर्जर प्रोविजंस जो हैं है ना, लाइक मर्जर प्रोविज़न का भी मिसयूज़ हो सकता है, क्योंकि मान लो 10 है, 10 में से 2/3 तो बहुत ही कम है, तो वो उनको कन्फ्यूज किया जा सकता है। सो रिमूवल ऑफ द स्प्लिट प्रोविजन एम टू कर्ब द अब्यूज ऑफ लेजिस्लेटिव लूफोल, है ना। तो लेकिन अभी जैसे कहा यह गया है कि जो कहीं ना कहीं जो स्प्लिट प्रोविज़न हमने हटाया, लेकिन अभी जो मर्जर का है उसका भी जो लूफोल मौजूद है उसका भी लोग मतलब उस पर भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है, कि उस लूफोल का इस्तेमाल लगातार ना हो पाए। तो ये कुछ प्रोविज़न जैसे आपको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये एक फैक्ट आप याद रखो, ये केस आप याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स मैपिंग में देख लेते हैं। मैपिंग कंटेक्स्ट में एक तो आपका यहाँ पे सागर आइलैंड आप देख लो, ये सागर आइलैंड लोकेटेड है, कलकत्ता है, वेस्ट बंगाल, हल्दिया, तो ये सागर आइलैंड याद रखना है, ठीक है। सागर आइलैंड ये लोकेटेड है आपका। सागर आइलैंड बेसिकली आइलैंड गंगा ऑफ डेल्टा में लोकेटेड है, और कॉन्टिनेंटल सेल्फ बे ऑफ बंगाल रीजन में लोकेटेड है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं माउंट मरापी, ये आपका सुमात्रा में लोकेटेड है, ये आपका मलेशिया। मैपिंग आप याद रखना। फिर ये जैसे यहाँ पे देखोगे सुमात्रा है, ये कालीमटन है, ये सुंडा स्ट्रेट है, उसके बाद सुम्बा है, जावा है, बांडा सी है, तिमोर ट्रेंच है, फिलीपीन ट्रेंच है, फिलीपीन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है।
नेक्स्ट देखते हैं कंपटीशन कमीशन की बात की गई। तो कंपटीशन एक्ट 2002 की बात किया जाए, इट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन द ईयर 2002। ठीक है, तो कंपटीशन एक्ट 2002 में ये पास हुआ था 2002 में, और उसको प्रेसिडेंट का जो कंसेंट है 2003 में मिला था। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली अमेंड किया गया था बाय द कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007। सो ये क्या है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड कंपटीशन अपीलेंट ट्रिब्यूनल है बीन इस्टेब्लिश्ड। सो यहाँ पे क्या है कि इसके माध्यम से कुछ कंपटीशन, देखो मेनली क्या है कि जैसे जो भी मार्केट है, मार्केट के अंदर फेयर कंपटीशन प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएँ। ऐसा नहीं कि कोई अपना किसी के पास ज़्यादा मोनोपोली है तो अपना प्रेजेंस बढ़ा के और मार्केट को दबाने का प्रयास करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली ये है कि मार्केट में कंपटीशन फेयरली होता रहे। सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ नाउ फुली फंक्शनल विद एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर है। प्रोविज़न जो है कंपटीशन एक्ट की अगर हम बात करें तो इट्स रिलेटिंग टू एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एंड एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है, तो ये आपका मई 20 के अंदर आपका नोटिफाई किया गया था। सो जो कंपटीशन एक्ट है, जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हैं रिलेटिंग टू एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ये नोटिफाई किया गया था मई 2009 में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, आपका ये जो कमीशन का है कि जो कंपटीशन लॉ को इन्फोर्स करने के लिए है। और ये याद रखना है कि ये क्या है, ये स्टेटरी बॉडी है। और आज के समय में देखो चैलेंज भी एक बहुत बड़ा बन गया है, क्योंकि आप सिर्फ डिजिटल मतलब फिजिकल में नहीं, डिजिटल लेवल पे भी, क्योंकि चीज़ें डिजिटल स्पेस में बड़ी बड़ी कंपनियां प्रेजेंट है, तो उनको कैसे मैनेज करते हैं वो भी एक बड़ा चैलेंज बनता है। तो इस तरह स्टेटरी बॉडी जिसमें कंपटीशन कमीशन का अपना एक रोल है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे कंपटीशन आपका फेयर हो, वो प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करे, उस पर फोकस किया गया। नेक्स्ट 10th शेड्यूल पे एक और आर्टिकल है, काफ़ी सारे आर्टिकल आए थे। तो 10th शेड्यूल आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 1985 के अंदर। ठीक है, और ये जो डिफेक्शन है, जो मतलब एक पार्टी से दूसरे पार्टी, ऐसा किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं और चले गए जीतने के बाद, तो उसको रोकने के लिए ये सब लेकर आया गया था। एंड मेनली जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को रोकने के लिए था। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, इस कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस इसमें हाईलाइट की जाती हैं और 2 सिनारियो को देखा जाता है। एक तो वॉलंटरी रेजिग्नेशन की, इफ़ अ मेंबर वॉलंटरी गिव अप देयर पार्टी मेंबरशिप, है ना, अपने आप ही जैसे जीत गया फिर पार्टी मेंबरशिप जो है वो दे दिया। फिर वोटिंग अगेंस्ट, मान लो कोई एमएलए है और व्हिप जारी की गई है, व्हिप जारी किया गया जो है वो जारी किया गया है, मतलब जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर होगा उसने एक डायरेक्शन दिया और उसके खिलाफ वोटिंग की है, तो उस केस में भी जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान में रखना है कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसमें ऐसा नहीं कि जो, क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग फाइनल अथॉरिटी जो स्पीकर के पास होती है, स्पीकर जनरली सो मोटो मतलब खुद से चीज़ों को नहीं देखते हैं, उनके सामने एप्लीकेशन में चीज़ें उनको इन्फॉर्म की जाती है, तभी फिर वो उसको पूरा देखेंगे और फिर अपना डिसीजन मेकिंग देंगे कि इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा कि नहीं। फिर क्योटो हॉलन केस के अंदर ये बोला गया कि जो भी डिसीजन जो है स्पीकर के द्वारा, ऑनरेबल स्पीकर के द्वारा दिया गया, तो उसमें भी जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है। ठीक है, सो विप का रोल क्या है? रोल ऑफ विप इज़ अ पार्टी मेंबर अपॉइंटेड टू इंश्योर डिसिप्लिन, पार्टी के अंदर डिसिप्लिन होने के लिए। सो 10th जो शेड्यूल है इनिशियली अलाउड फॉर, पहला स्प्लिटिंग था, मर्जर है, ये मतलब 1/3 अगर मेंबर है लेजिस्लेटर पार्टी के, वो स्प्लिट कर सकते हैं, अपना सेपरेट ग्रुप बना सकते हैं, या पॉलिटिकल पार्टी मर्ज कर सकती है 2/3 ऑफ इट्स मेंबर। तो ये पहला वाला हटा दिया गया था। ठीक है, द ओमिशन ऑफ पैरा 3 हैज़ लेड टू कॉम्प्लेक्सिटीज इन द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो जो रिमूवल ऑफ पैरा 3 हैज़ रिजल्टेड इन सेवरल कंटेशियस इशू, लाइक लेजिस्लेचर ऑफन क्लेम टू रिमेन लॉयल टू देयर ओरिजिनल पार्टी वाइल इफेक्टिवली operating as a part of splinter group. Instance of more than 2/3 of legislative party merging with another party to evade court disqualification raised eyebrow. तो एक तो देखो ये चीज़ हाईलाइट की, जैसे आपने तो एक तो स्प्लिट वाला क्लॉज तो हटा दिया था पहले, बट मर्जिंग एक, जैसा हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि मर्जिंग का इशू हो गया है कि 2/3 जो है जो लेजिस्लेटिव पार्टी, देखो लेजिस्लेचर और ओरिजिनल पार्टी में अंतर है। जैसे कोई मान लो एक शिवसेना पार्टी है, तो शिवसेना जो पार्टी है उसकी एक ओरिजिनल पार्टी और उसके मान लो 40 MP है, तो वो उसकी लेजिस्लेटिव पार्टी हो गई। अब उसमें 2/3 एग्री हो गए, दूसरे से जुड़ गए, तो वो मर्ज अगर कर गए तो वहाँ पे फिर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो ये भी एक लूपहोल है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये भी देखने की बात है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस लाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आदिक अली केस में जो है थ्री टेस्ट फार्मूला सामने जो है रखा, इसमें जैसे ठीक है, तो यहाँ पे एम एंड ऑब्जेक्टिव, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द पार्टी, इंटरनल अफेयर, जो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन उससे अडेयर करना, और मेजोरिटी इन बोथ लेजिस्लेशन और ऑर्गेनाइजेशनल विंग। तो इसमें दोनों चीज़ को कंसीडर करना चाहिए। सिर्फ आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो है जो आप लेजिस्लेटिव पार्टी को ही कंसीडर कर रहे हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ गार्लेच स्ट्रेट। गार्लेच स्ट्रेट जो है ये आपका लोकेटेड है, इज़ अ चैनल स्ट्रेट जो कि पाल्मर आर्कीपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड लोकेटेड आर्कीपेलागो पाल्मर और अंटार्कटिक पेनिनसुला को सेपरेट करता है। 4 टेक्टोनिक ब्लॉक्स जो आइडेंटिफाई की गई हैं, जो आपकी की गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा मैप होगा तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपका ये गार्लेक स्ट्रेट है, यहाँ पे अंटार्कटिका पेनिनसुला है, यहाँ पे ये एनवर्स आइलैंड है, ये ब्रैपेंट आइलैंड है, ठीक है, लामेर चैनल है, पैराडाइज बे है, ठीक है। तो ये आपका गार्लेच स्ट्रेट आपका लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी हैं, लाइक डैंको कोस्ट ब्लॉक एक्सटेंड फ्रॉम केप विलियम टू विलहेमिना बे, ब्राबेंट आइलैंड ब्लॉक जो है, फिर न्यू मेयर चैनल ब्लॉक है। ये बहुत सारी जगहें हैं, तो आपको बस ये देखना है अंटार्कटिका के अलॉन्ग ये आपका लोकेटेड है, ठीक है। तो ये खासकर गार्लेच स्ट्रेट आपका न्यूज़ में था, तो फैक्ट्स ध्यान में रखना है, एक बार आप रीड कर लेना। फिर एलईडी टेक्नोलॉजी, राइज ऑफ एलईडी टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे एलईडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस एरिया में आपका जो है आपका नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। सो लाइट एमिटिंग डायोड्स जिसे हम कहते हैं, सो दीज डायोड्स इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक, मतलब है ना। तो यहाँ पे इस है ना, तो ये इसमें हाँ, इसमें 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, जैसे टर्मिनल्स बोलते हैं, एनोड एंड कैथोड। तो ये जो डायोड है, परमिट्स द करंट टू ट्रांसवर्स इन वन डायरेक्शन ओनली थैंक्स टू इट्स इंजीनियर्स डिजाइन एम्प्लॉइंग टू पीएन जंक्शन। देखो सिंपल सी बात है, इसमें जैसे 2 पॉइंट्स होंगे, पीएन जंक्शन में एक डायरेक्शन में जो करंट है वो आपका फ्लो करता है, इससे पीएन जंक्शन होता है ना। सो पी टाइप एन टाइप मटेरियल होते हैं। अब इसमें देखो बहुत ज़्यादा फिर फिजिक्स में हम चले जाएंगे। पी टाइप एन टाइप मटेरियल होता है, इसमें पी टाइप में होल्स होते हैं, एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो पी एन टाइप एक डायरेक्शन में जो है ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड है, और ये जो है स्पेशलाइज्ड डायोड है जो कि लाइट को एमिट करता है, और इनसाइड द डायोड पीएन जंक्शन आपका प्रेजेंट होता है। फिर एक आपका टर्म यूज़ होता है इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस। तो इलेक्ट्रॉन जो है सपोज इट्स माइग्रेट टू ऑक्यूपाई होल्स, दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस क्या होता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है, इट रीचेस टू अ होल, जो एम्प्टी स्पेस होता है उसे होल बोलते हैं। तो यहाँ जाने के बाद जैसे ही वो रीच करेगा तो एक तरीके से दे रिलीज अ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो उसे इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। बैंड गैप, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन इज डिटरमाइंड बाय द बैंड गैप, अ क्रिटिकल कंसेप्ट इन सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो यहाँ पे बैंड गैप आपका होता है, सो इलेक्ट्रॉन और होल रिकॉम्बिनेशन इज डिटरमाइंड, है ना। तो बैंड गैप है आपका उस वो कितना है वो ये डिपेंड करता है। सो लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन होल जो रिकॉम्बिनेशन है तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसमें ये बैंड गैप कितना है उस पर निर्भर आपका करता है। सो लाइक है ना, तो जो बैंड गैप होगा वो कलर को डिटरमाइन करेगा कि लाइट किस कलर की होगी। अगर आप उस हिसाब से आप बैंड गैप क्रिएट करते हो, और मटेरियल को आप सेलेक्ट करके, है ना, और जो कैन इंजीनियर एलईडी टू एमिट स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो है वो एमिट आपकी हो सकती है। एडवांटेज इसमें क्या है कि एनर्जी एफिशिएंसी है, कम ज़्यादा समय तक चलती है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट भी इसमें नेगेटिव होता है। मैपिंग में फिर देख लेते हैं, तो ये थोड़ा सा आप देखना कि ये आपका रीजन है, ये आपका पैसिफिक ओशन है, ये फिलीपींस है, ये ओकिनावा है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, जापान है। ये सब अपने मैप में ज़रूर से इसको एक बार गो थ्रू होना, ठीक है। मैप जो मैं कराऊंगा उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख लेते हो तो साउथ चाइना सी रीजन है, पेंगू आइलैंड ये लोकेटेड है, ये ध्यान में रखना है। फिर ईस्ट चाइना सी रीजन है, जापान है, ये फुजाऊ करके रीजन है, और ताइवान स्ट्रेट है, ये आपका काओ सिंग करके जो है रीजन है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैपिंग का एक और आ जाता है, और इसमें देख लेते हैं ये इरबिल इराक में लोकेटेड है, हरम सीरिया में लोकेटेड है, को सब्स जो है पाकिस्तान में लोकेटेड है। कहाँ क्या हुआ ये नहीं, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर आप आ जाओ यहाँ पे एलेप्पो याद रखो, इडली भी याद रखो जो कि सीरिया में है, यूफ्रेट रिवर यहाँ फ्लो करी, इरबिल ये लोकेटेड है, इराक की इधर रीजन पे लोकेटेड है। फिर और देख लेते हैं, फिर यहाँ पे पंजगुर करके है, पाकिस्तान के अंदर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस मैप को थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। फिर आप आ जाओ यहाँ पे बैफिन बे लोकेटेड है, कनाडा और ग्रीनलैंड के यहाँ पे, और नूक करके रीजन ये आपका लोकेटेड है। फिर आप आ जाओ इधर ग्लेशियर में, हियावाटा ग्लेशियर करके, हियावाटा ग्रेटर, ये आपका है ना। अब आर्टिक सी रीजन, अब नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिक सी। देखो क्या आर्टिक सी रीजन में ये बर्फ़ पिघलती जा रही है। अब देखो बर्फ़ पिघलने की वजह से क्या है, देखो बर्फ़ की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस पर हाई एल्बिडो इफेक्ट है, सूरज की रोशनी पड़ेगी और फिर ये रिफ्लेक्ट होती है, तो ये एल्बिडो इफेक्ट शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सो अब क्या हो रहा है कि ज़्यादा क्योंकि अब ये बर्फ़ पिघल रही है, इससे मीथेन भी रिलीज़ हो रहा है, ये मेल्टिंग भी हो रही है, बर्फ़ के पिघलने से फिर अब पानी है, पानी वाटर को एब्जॉर्ब करता है, हीटिंग हो रही है, फर्दर मेल्टिंग हो रही है।
ठीक है, उस जगह पे मॉइस्चर ज़्यादा बन रहा है तो पूरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन अफेक्ट होगा, इससे ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स की बात की गई, दैट इज कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स वर्ल्ड द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप। तो ये 2001 के अंदर स्टैब्लिश की गई थी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। इसमें 34 मेंबर हैं। तो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस ये 12 इसमें लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं और मेनली ये पायरेसी को काउंटर करने के लिए, क्योंकि रेड सी रीजन में जो पायरेट्स थे काफ़ी सारे हाउतीज़ और ये सब परेशान कर रहे थे, तो ये एक्टिव की गई है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मतलब काउंटर पायरेसी ऑपरेशन आपका इंक्लूड किया इसमें किया हुआ है। अब इसमें 4 कंबाइंड फोर्स है, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द गल्फ ऑफ ओमान एंड इंडियन ओशन, एक तो काउंटर पायरेसी, मैरीटाइम सिक्योरिटी अरेबियन गल्फ में, मैरीटाइम सिक्योरिटी रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में। चाइना ताइवान रिलेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो चाइना ताइवान रिलेशन बहुत समय से नहीं अच्छा है। तो 1992 कंसेंसस याद रखना। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि 1992 कंसेंसस रिसेंटली न्यूज़ में किससे रिलेटेड है, तो ये आपका इंडिया मतलब चाइना ताइवान के बीच का है। अब इसमें वन चाइना को एक्नॉलेज किया गया है, मतलब है ना, तो ये वन चाइना मतलब कि ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, और ये इस्टेब्लिश किया गया था कुओमिंतांग एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में। ताइवानीज कंसेंसस की बात करें तो उनका जो 1990 को कंसेंसस है वो उनका मानना है कि ये सही नहीं है। ताइवानीज जो है वो दे डोंट वांट, दे वांट कि ताइवान अलग से आइडेंटिटी है। सो वहाँ पे डिमांड अलग से चलती है कि हम ताइवान जो है हम अलग हैं चाइना से। तो एक बट 1992 के कंसेंसस के बेसिस में वन चाइना की बात आपकी की जाती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि वन चाइना किससे ये 1992 कंसेंसस किससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन माइक्रोबायोम। ह्यूमन माइक्रोबायोम क्या होता है, जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें जो मौजूद बहुत सारे बैक्टीरिया और ये सब जो है होते हैं वो माइक्रोबायोम का फॉर्मेशन करते हैं। उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल आपका होता है डाइजेशन में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और ये जो है डाइजेशन में, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, इन सब में इनका महत्वपूर्ण रोल रहता है। माइक्रोबायोम दे कैन कंट्रीब्यूट मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ, और इन सब में इनका एक महत्वपूर्ण रोल आपका होता है। इवन है ना, दे कैन ह्यूमन जीनोम एंड दोज माइक्रोबियल कम्युनिटी। तो ये माइक्रोबायोम को हमें बहुत प्रिजर्व प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है कि जिस टाइप का हमारा खान पान है इससे ये माइक्रोबायोम कई बार सर्वाइव नहीं कर। जैसे आज के समय में क्या बच्चों को जो पाउडर वाला मिल्क और सब देते हैं ना, तो उससे जो माइक्रोबायोम नहीं बनते हैं, और इससे हमारा इवन कई स्टडी कहती है कि जो जेनेटिक डेवलपमेंट है दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड, और मेंटल ग्रोथ भी अफेक्ट इससे होता है। तो बहुत सारी जो ये माइक्रोब, इसो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, अलगे, बहुत सारी चीज़ें ये प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। इन्हें हम माइक्रोबायोटा शब्द भी यूज़ करते हैं, माइक्रोब लिविंग इन एंड अराउंड द इंटेस्टाइन, और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट ऑल दिस माइक्रोब फॉर्म द माइक्रोबायोम। ठीक है, तो ये मतलब एक तो माइक्रोबायोटा में थोड़ा बेसिक अंतर आप समझते हो, जितने माइक्रोब्स आपके इंटेस्टाइन के अराउंड है उनको माइक्रोबायोटा बोलते हैं, और जितने भी आपके जेनेटिक मटेरियल अगर आप उनके कंबाइन कर दोगे तो वो माइक्रोबायोम शब्द उसके लिए इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी स्टडी की गई हैं। सो जैसे माइक्रोबायोम एंड कार्डियोवास्कुलर रिस्क, तो एबियोलोकस सो इन द ह्यूमन जीनोम लिंक टू कार्डियोवास्कुलर रिस्क। ठीक है, तो लाइक कुछ ऐसे, जैसे मान लो ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रेजेंट हमारे शरीर में होते हैं, कॉलिनसेला एरोफेसियंस और फीकैली बैक्टीरियम प्रोस्टिनिस्ची करके है। सो द डेवलपमेंट ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर माइस में, सो ये देखने को मिला था बाय द मॉलिक्यूल ट्रांस 3 इंडोलिक्राइलिक एसिड और बाय इम्प्लांटिंग द माइक्रोब रेप्टोकोकस एनारोबिकस। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट है कि जैसे इसमें कहा गया कि है ना, कुछ ऐसे माइक्रोब मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि दे कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर ऑल्सो। तो ये भी है, तो इसलिए देखना जरूरी कि माइक्रोबायोम्स का कंपोजिशन किस तरीके से है। कुछ जैसे कुछ माइक्रो बायोम्स होते हैं, दे प्रोड्यूस विटामिन B12 जो कि हमारे न्यूरॉन के सिग्नलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री क्लोरीन और इस सब के लिए हमारे लिए है ना, तो न्यूरो ट्रांसमीटर के माध्यम से हमारे ब्रेन में सिग्नलिंग और ये सब होते हैं। यूरोबिलिनोजेन, ये जो पिगमेंट है ये हमारे यूरिन में येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और है ना, तो ये लाइक इस प्रोड्यूस जब बॉडी हमारी बिलिरुबिन को मेटाबोलाइज करती है। और ठीक है, हाई बिलिरुबिन लेवल है, इसका मतलब जॉन्डिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल आपका हो सकता है। फिर एक बिलिरुबिन रिडक्टेस, जो एक एंजाइम को फाइंड किया गया जिसके माध्यम से बिलिरुबिन को यूरोबिलोनेजन मतलब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सब कुछ में कहीं ना कहीं माइक्रो जो बायोम है या है ना, ये माइक्रो बायोटा है, उनका एक महत्वपूर्ण रोल है। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये DNA वायरस है, ये फैक्ट आप याद रखना।
तो ये किस फैमिली से वायरस बिलोंग करता है, दैट इज़ पैपिलोमा वेरिडाई फैमिली से ये आपका बिलोंग करता है। और है ना, तो ये कई सारे इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, खासतौर वेजिनल ओरल थ्रोट कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और इसके कई स्ट्रेन्स हैं, कई फॉर्म्स हैं, HPV-16, HPV-18, ये आपके कई फॉर्म्स भी इसमें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की बात की गई, देखो प्रोपल्शन जैसे आप ये नेक्स्ट टॉपिक है, तो प्रोपल्शन क्या होता है, जब से आपने कभी रॉकेट देखा होगा तो रॉकेट में क्या होता है, बहुत सारा ऐसा वो है ना, जब ऊपर की तरफ जाता है सैटेलाइट को लेके तो नीचे की तरफ बहुत सारा एग्जॉस्ट रिलीज होता है। ठीक है, तो वो उसे हम प्रोपल्शन बोलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जो है ये एक ऐसा स्पेस प्रोपल्शन मेथड है जिसमें इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सेलरेट प्रोपेलेंट। ठीक है, मतलब एक्सेलरेट करने के लिए जो है इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो जो ईपी थ्रस्टर है, मतलब देखो क्या होता है कि जैसे कोई भी फ्यूल है कंबाइन हुआ कंबशन हुआ, उससे एक थ्रस्ट जनरेट हुआ, एक फोर्स जनरेट हुआ, और वो चीज़ आगे की तरफ जाती है न्यूटन थर्ड लॉ यूज़ करके। सो ये इलेक्ट्रिक पावर थ्रस्टर जो है ये भी एक परफॉर्मेंस जो प्रोपल्शन का उसका परफॉर्मेंस बेटर है। उसके बाद इसमें लेस मास की ज़रूरत है, लेस मास फॉर स्पेसक्राफ्ट एक्सेलरेशन, मतलब केमिकल जब आप उतना थ्रस्ट जनरेट करोगे तो जो भी आपको केमिकल चीज़ ज़रूरत होगी वो बहुत हाई होगी, इसमें कम चाहिए। फिर जो प्रोपेलेंट इजेक्शन स्पीड है वो बहुत हाई हो सकती है, जो स्पीड जिस स्पीड से थ्रस्ट मिलेगा है ना वो बहुत हाई होती है, मोर 20 टाइम्स फास्टर हो सकती है, और मास एफिशिएंट भी है ना, ये चीज़ आप कहलाई दे। तो ये कई जगह लॉन्ग ड्यूरेशन जो स्पेस मिशन है उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन केमिकल प्रोपल्शन से फार बेटर है, क्योंकि एनर्जी जो है ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, मास कम है जो चाहिए इनको, देयर फॉर ईपी इज सुटेबल फॉर लो थ्रस्ट, जो माइक्रो मिली न्यूटन लेवल लॉन्ग ड्यूरेशन है, जैसे जो बोर्ड बहुत सारे जो स्पेस क्राफ्ट उनमें इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, सो लाइक इट कैन बी, मतलब इट डिपेंड्स ऑन the propellant used in EP system varies with the type of thruster and can be rare, xenon, argon, a liquid metal, or in some cases conventional propellant। मतलब अगर आप ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन कर रहे हो तो उसमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें रेयर गैस जैसे जेनन आर्गन का इस्तेमाल हो सकता है, लिक्विड मेटल का इस्तेमाल हो सकता है, या जो केमिकल नॉर्मल उसमें यूज़ होते हैं उनका भी इस्तेमाल हो सकता है। सो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम कंपोनेंट की अगर हम बात करें, इसमें थ्रस्टर होता है, फ्लूडिक मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है, पावर कंपोनेंट भी होता है। ठीक है, ये सब कई चीज़ें इसमें होती है, और इनका कई जगह पे यूज़ भी हो सकता है। लोअर अर्थ ऑर्बिट है ना, तो जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस साइंस, बहुत जगह पे इनका इस्तेमाल जो है वो आपका हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेड फास्ट डिफेंडर। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी, और ये बेसिकली नाटो मेंबर जो स्टेट्स हैं उनके बीच एंड स्वीडन के बीच आपकी हुई थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, तो इनकी ये आपकी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, रिसेंट एक्सरसाइज है, और इसमें मेनली लाइक जो नाटो अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो कर रहा था, स्वीडन में आई थिंक इसकी हुई थी, और उसमें मेनली है ना, तो यहाँ पे रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, तुरंत कैसे नॉर्थ अमेरिका से स्वीडन के आसपास ऐसी चीज़ें डिप्लॉय की जा सकती हैं, वो सब इन्होंने दिखाया। अब इसमें कई सारी जैसे F-35 लाइटिंग, P-8 पॉइसिडन, ये एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, अगर स्थिति बनती है तो किस तरीके से हम रीच कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा मतलब इमरजेंसी उसमें हम टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निकल प्रोसेसिंग एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन इंडोनेशिया। निकल प्रोसेसिंग हब, तो देखो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो ईस्टर्न इंडोनेशिया है ये एक इम्पॉर्टेंट निकल प्रोसेसिंग हब है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है ना, तो ये इज़ लिंक टू सिग्निफिकेंट डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे क्या है, मतलब मेनली जैसे अगर फॉर एग्जांपल निकल इंडस्ट्री पे आप बहुत, जैसे चाइनीज़ कंपनी है बहुत हैवीली इन्वेस्ट कर रही है निकल इंडस्ट्री पे, क्योंकि निकल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट आपका होता है, और उसके लिए बहुत सारा क्योंकि माइनिंग करोगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा। जैसे वेडा बे इंडस्ट्रियल पार्क लोकेटेड है हल्माहेरा आइलैंड और इन द मुलुका रीजन, जो कि इंडोनेशिया के अंदर है। तो ये थोड़ा मैपिंग के लिए याद रखना। और इंडस्ट्रियल पार्क जो है वहाँ पे बहुत एयर वाटर पोल्यूशन भी आपका काफ़ी अधिक होता है, लोकल कम्युनिटी भी इससे काफ़ी अफेक्ट होते हैं। तो निकल की वजह से काफ़ी सामाजिक लेवल पे भी लोग अफेक्ट हो रहे हैं, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये मोलुकास ये लोकेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं चैनके डीप पोर्ट आपका है चैनके। तो चैनके जो है ये फिशिंग पोर्ट है, लीमा पेरू, यहाँ लोकेटेड है, पेरू रीजन, और यहाँ मेजर डीप पोर्ट है। तो यहाँ पे चाइना ने इन्वेस्ट भी काफ़ी किया है। सो है ना, लगभग इस पर प्राइवेट कंपनी चाइनीज़ है उसका काफ़ी अधिक इसमें स्टेक भी है। एंड यहाँ पे क्या है, ब्राज़ील को भी इससे फ़ायदा हो सकता है,
चाइना इज साउथ अमेरिकाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, सो कॉर्न कॉपर इनको इंपोर्ट भी करती है। तो पोर्ट जो है इट बूस्ट करेगा लोकल रीजनल जो इकोनॉमी उसको बूस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो साउथ अमेरिका में एल्यूमिनियम, कोल, कॉपर, गोल्ड, आयरन, लेड, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, सिल्वर, ये सब टिन, जिंक, सब कुछ प्रेजेंट है आपका। दूसरा क्या, तो ये फैक्ट्स आपको, तो यहाँ पे ये लोकेटेड चनके पोर्ट, ये पेरू के अंदर लोकेटेड है, फैक्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यानो मामी ट्राइब, ये कहाँ, ये ट्राइब अभी न्यूज़ में तो कहाँ, साउथ अमेरिकन ट्राइब है, रेन फॉरेस्ट माउंटेन ऑफ नदर्न ब्राज़ील में है ये। तो यानोमानी ट्राइब्स कहाँ है, साउथ अमेरिका के अंदर आपका लोकेटेड है। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट वाया द बेरिंग स्ट्रेट टू, तो यानोमानी लाइकली माइग्रेट, मतलब कहा गया है कि यानोमानी जो ट्राइब है एशिया से साउथ अमेरिका माइग्रेट किया, बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से इन्होंने माइग्रेट किया। तो यानोमामी जो टेरिटरी ब्राज़ील में है वो लगभग काफ़ी बड़ी है ना, लाइक मोर देन द साइज ऑफ स्विट्ज़रलैंड, उससे बड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे एक कैस्क्यूरा है, बायोस्फीयर रिजर्व वेनेजुला की बात करें वहाँ ये लोकेटेड है, वहाँ ये रहते भी हैं। सो लार्जेस्ट फॉरेस्टेड इंडिजिनस कम्युनिटी टेरिटरी के रूप में, लार्जेस्ट फॉरेस्टेड इंडिजिनस टेरिटरी के रूप में जो है इसको कंसिडर किया जाता है कि इस लार्ज एरिया में आपके प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, 1875 में इसका गठन हुआ था। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है तो इसका एम मेनली ये है कि जो फॉरकास्ट करना पूरा जो वेदर पैटर्न है उसमें, जैसे है ना, तो हमारे लिए हेल्पफुल है अपने इरिगेशन, एग्रीकल्चर, शिपिंग और बहुत सारी चीज़ों के लिए। इट ऑल्सो वार्न अगेंस्ट सीवियर वेदर फेनोमेना जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन है, नॉर्वेस्टर है, डस्ट स्टॉर्म, इन सब के लिए। नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून। ठीक है, तो ये स्मार्ट लैंडर स्लिम, लैंडर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने भेजा कुछ स्पेस क्राफ्ट भेजा, वो लैंड करेगा, तो वो जो सरफेस पे लैंड करता है मून के, उसे लैंडर बोलते हैं। तो जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा मिशन है, उसके माध्यम से जो है लूनर लैंडिंग टेक्निक को जो है उसको डेमोस्ट्रेट किया गया है ना। तो यहाँ पे मेनली मून और उसके है ना, तो स्टडी द मून एंड द प्लैनेट यूजिंग लाइटर एक्सप्लोरेशन सिस्टम, मतलब एक हल्के एक्सप्लोरेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके मून और प्लैनेट्स को मेनली मून और जो प्लैनेट्स उनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो स्लिम क्या है, स्मॉल स्केल एक्सप्लोरेशन लैंडर है, मतलब वो साइज़ छोटा है, छोटी साइज़ में वो लैंड करेगा ईजिली, और वो पिन पॉइंट जगह पे, मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं भी लैंड करेगा, पिन पॉइंट जगह पे वो लैंड करेगा जहाँ हमने किया है। और क्योंकि इसका साइज़ वेट कम है, क्योंकि इक्विपमेंट्स कम साइज वेट के हैं, वो एक पिन पॉइंट जगह पे है, तो प्रिसाइज वे में वो आपका लैंड करेगा, और उस बेसिस में लाइक हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन किया जाए। तो है ना, तो ये जो टेक्निक है डेमोस्ट्रेट की गई इस मिशन के द्वारा, जिससे कि लूनर जो मून है उसमें जो भी हम सैंपल और ये सब कलेक्ट करके लेकर आ सकते हैं। तो स्लिम जो है लॉन्च किया गया था 6 सितंबर 2023 में, और 19 जनवरी 2024 में लैंड किया था। फॉलोइंग आर द स्लिम मिशन ऑब्जेक्टिव, मेनली क्या है कि मून और उसके अदर जो प्लैनेट हम उसको एक्सप्लोर कर सकें, और एक्यूरेट लूनर लैंडिंग टेक्निक हम डेवलप कर सकें। ठीक है, तो स्लिम आपको ध्यान में रखना, स्लिम मिशन किसके द्वारा है, रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये। बाकी अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जा सकते हैं, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। कोई क्वेरी है तो नंबर मैं हिंदू सेशन में आपसे शेयर करता हूँ, उस पर आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं, तो आप अगर अभी तक हिस्सा नहीं है तो ज़रूर से हिस्सा बने। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सही चीज़ करें। तो एक तो आप PT 730 है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी है, ये भी मैं बता देता हूँ। PT 730 इस प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में सुपर 10 साइंस टेक का कोर्स है, सेपरेट हिस्ट्री रिवीजन बैच है, ये सब है। कोड यूज़ करोगे UPSC लाइव, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 50%। या आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्रैश कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है। कल भी मैंने काफ़ी सारे लेक्चर, लगभग 60 के आसपास लेक्चर हो चुके हैं। ये पूरा कंटेंट स्टैटिक भी है और 2 साल करंट अफेयर्स भी है। पूरा कंटेंट आप फॉलो करें, पढ़ें, है ना, कहीं से भी पढ़ रखे हो, अगर उन लेक्चर्स को भी देख लोगे दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो ये सब, ये मोर देन 120-130 लेक्चर्स चले जाएंगे, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सब बहुत अच्छे तरीके से करो लेक्चर ऑलरेडी, बस आपका काम ये है कि उनको आप देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, पढ़ते जाओ, ये सारी चीज़ें। तो ये सब के लिए UPSC लाइव कोड यूज़ करो, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेशन का PDF आप डाउनलोड देख सकते हैं, दैट इज हिंदू एनालिसिस बाय सौरभ सर फॉर UPSC। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में देना। 5M सीरीज में सब चीज़ें कवर्ड हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है, डीप सी माइनिंग इज नीडेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट विदाउट कॉस्ट। सो ये भी आप अपने आंसर लिखें, राइट डाउन द आंसर एंड गिव योर आंसर इवेल्युएटेड। अगर आप इफ़ यू आर पार्ट ऑफ आकलन प्लस या फिर ऐसे के कोर्स का हिस्सा है तो आप यू कैन गेट योर आंसर इवेल्युएटेड। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब इसमें